हेलो एवरीवन, आई एम किरण चौहान, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम एम्स जोधपुर। आज हम ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइट फॉस्फोरस हैज। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो होता है P4, हमें पता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है सिंगल बॉन्ड, और जो डायगनली है उनके बीच में भी एक एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 pp सिंगल बॉन्ड्स है हमारे पास। और जो लोन पेयर्स है 1 2 3 4, 4 लोन पेयर्स हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है, जो पी 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 एंगल होता है जो फॉस्फोरस के बीच का, वो 90 डिग्री, तो ये गलत है। जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 pp सिंगल बॉन्ड्स। ओके, और लोन पेयर्स कितने हमें हमारे पास 4, सो 4 लोन पेयर्स एंड 60 डिग्री एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज लीस्ट बेसिक। बेसिक का क्या मतलब होता है? जो मोस्ट बेसिक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे दे। ओके, इजीली दे दे। लीस्ट बेसिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही मुश्किल से दे रहा है। सो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, क्योंकि फ्लोरीन अटैच्ड है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी ओर। और नाइट्रोजन के पास हमें पता है कि लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इजीली डोनेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन अटैच्ड है, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन इजीली अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट नहीं कर पाएगा। बेसिसिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात करें, वो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कंपेयर टू फ्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगे जितना फ्लोरीन कर रहा है। नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, NF3। Now moving to next question, question number 3, which of the following properties is not shown by nitrogen oxide? ऑप्शन 1, इट इज पैरामैग्नेटिक इन लिक्विड स्टेट। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो गैसियस स्टेट के अंदर पैरामैग्नेटिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट रॉन्ग हो गया। इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑब्वियसली न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी करेक्ट है। ये N2O बनाता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑप्शन 4, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि NO नाइट्रोजन के 7 एंड ऑक्सीजन के 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2.5। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज पैरामैग्नेटिक लिक्विड स्टेट, जो कि गलत है। हमें नॉट शोन पूछा गया है क्योंकि ये गैसियस स्टेट के अंदर पैरामैग्नेटिक होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। करेक्ट ऑर्डर होता है हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। ओके, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस में एक अलग फॉर्म से भी दे रखा था, जैसे कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, लेस देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन कार्बन। दोनों फॉर्म्स में दे सकते हैं और दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन ऑक्सीजन बट ग्रेटर देन कार्बन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलो। मतलब कौन सा मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो नहीं हुआ है। अगर हम NH3 की बात करें, ऑक्टेट रूल होता क्या है? सबसे पहले तो ये ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है जो कि सेंट्रल एटम है वो 8 इलेक्ट्रॉन से अपना जो कंपाउंड है वो बना रहा है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो उसके अंदर हमें पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया और बाकी एक लोन पेयर रह गया। टोटल इसके पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिमिलरली अगर हम CH4 की बात करें, उसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है। CO2 की बात करें,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन NO की अगर हम बात करें, सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज किए, 2 बन के एक लोन पेयर बन गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका एम्प्टी रह गया। ठीक है, सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 1 + 2 + 2, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। सो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO जो है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 NO। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इज अ कलर्ड गैस। कौन से इन कंपाउंड्स में से है नाइट्रोजन का जो कि कलर्ड गैस है? सो हमें पता है दैट NO2 जो है वो एक ब्राउन कलर्ड गैस है, बाकी N2O, NO एंड N2O4 सारे के सारे जो होते हैं वो होते हैं कलरलेस। ओके, नाउ moving to next question, question number 7, a gas that cannot be collected over water. So water के ऊपर हम कलेक्ट नहीं कर सकते। कलेक्ट कौन सी नहीं होगी? जो कि रिएक्ट कर जाएगी वाटर के साथ और उसी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, सो वो नहीं करेगी। सो N2 जो होती है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये नॉन पोलर होती है, सो रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीजन गैस जो होते हैं, दो इट डिजॉल्व्स, बट ये कुछ अमाउंट में होती है क्योंकि H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, सो कंपैरेटिवली हम इसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो SO2 होती है वो क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है। ओके, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी और H2SO3 बना देगी, सो इसको हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। फॉस्फीन गैस है, इसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी नॉन रिएक्टिव होती है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 SO2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हॉल्मी सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग। सो हॉल्मी सिग्नल्स क्या होते हैं? हॉल्मीज पैकेट्स आते हैं जिनके अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड होते हैं। ठीक है, ये दोनों जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब रिलीज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथीन गैस C2H2। ओके, सिमिलरली कैल्शियम फॉस्फाइड जब रिएक्ट करते हैं ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस फॉस्फीन गैस बनाते हैं जो कि कलरलेस होती है बट इट्स फ्लेमेबल। ओके, फ्लेमेबल गैस होती है, कलरलेस बट फ्लेमेबल गैस होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर। ओके, नाउ टिंचर ऑफ आयोडीन कंटेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? आयोडीन प्लस सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड प्लस इथेनॉल, ये जो मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि एक वीक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। ओके, नाउ moving to next question, question number 10, which of the following pairs of compound is isoelectronic and isostructure? यानी जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम है और स्ट्रक्चरल भी जो इसकी ज्योमेट्री है वो भी सेम है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा IBr माइनस जिनॉन F। ठीक है, IBr2 में क्या होता है, जैसे कि ये आयोडीन है और Br2 माइनस है ना, सो आयोडीन के हो जाएंगे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, Br2 के हो जाएंगे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि एक माइनस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास अटैच गैस तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों को अगर हम प्लस करेंगे टोटल आ जाएंगे हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली HCF2 के अंदर पता है जिनॉन के हो जाते हैं आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, F2 है हमारे पास। ओके, सो टोटल करने पे आ जाएंगे ये भी 22 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हो गए। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के दोनों जो होते हैं वो होते हैं लीनियर ज्योमेट्री के। ओके, लीनियर ज्योमेट्री होती है। Now moving to next question, question number 11. The mineral calcium sulfate or 2H2O has the general name. So हमारा ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। अब इसके अंदर और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। सो इसी के अंदर अगर हम कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O अगर कर देंगे तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही उसकी जगह अगर हमने कर दिया सिर्फ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, पूरा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया तो ये हो जाएगा डेड बर्न जिप्सम। ओके, तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे। और अब जो डोलेमाइट होता है वो होता है हमारा
कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्साइट जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो एप्सम सॉल्ट होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट यानी 7H2 होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्ट के साथ। सो now moving to next question, question number 12, which is the least reactive of all the alkali metal? So alkali metals में क्या होता है, डाउन द ग्रुप, ओके, डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है वो होती है हमारी इंक्रीज। ठीक है, जब हम ग्रुप के अंदर एल्कली मेटल्स में कॉलम में डाउन जाते हैं तब रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो लिथियम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बीइंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। नाउ moving to 13, question number 13, which of the following is applied on the walls of white wash? अगर हमें white wash करना है तो walls पे हम क्या यूज करते हैं? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिल्क ऑफ लाइम, क्योंकि व्हाइट वॉश में मिल्क ऑफ लाइम यूज करते हैं। अब लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो लाइम वाटर जो होता है वो हमारा होता है क्लियर डीकैंटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ओके। वही मिल्क ऑफ लाइम जो होता है वो सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ओके। जो वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो कुछ पोर्शन डिसॉल्व हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा लाइम वाटर, जो सस्पेंडेड पोर्शन रहता है उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, ओके, मिल्क ऑफ लाइम। सिमिलरली जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नाउ moving to next question, question number 14, the element deposit the cathode during electrolysis of brine solution, okay, ये ब्राइन होगा, ओके। सो जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, aqueous solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, ओके। उसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। So, अगर हमने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक तो हो गया हमारे पास कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। सो कैथोड के ऊपर जो होगा वो होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है हमारी, ओके, और एनोड पे जाके आ जाता है क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोराइड नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है तो क्लोरीन रिलीज होती है एनोड पे, और इलेक्ट जो कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H2, ओके, कैथोड पे H2 गैस प्रोड्यूस होगी। नाउ okay, now moving to next question, question number 15, select the incorrect statement from the following option. So incorrect statement हमें choose करना है। Option number 1, water which does not form leather and with soap and forms white scum is called hard water। correct option है, जो hard water जो होता है वो क्या करता है कि leather नहीं बनाता अच्छे से, leather यानी जो झाग बनती है ना जब भी हम साबुन को खोलते हैं, तो वो नहीं बनती, उल्टा एक scum सा बन जाता है, स्टिकी सा, तो वो हार्ड वाटर के साथ होता है। Now option number 2, hard water contains dissolved calcium and magnesium salts in it। बिल्कुल सही, जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से ही होती है। Now next option, in hard water cleansing quality of soap is depressed। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हार्ड वाटर है उसे हम अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लेदर नहीं बनाता है। Now option D, due to the presence of dissolved hardness producing salt, the boiling point of water is depressed। ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है हार्ड वाटर का, ठीक है, सॉल्ट्स की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सो डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। Now question number 16, which of the following sulfate is not soluble in water? Not soluble, so हम बता दूं that barium, calcium, strontium, silver and lead, इन सब के जो भी सल्फेट्स होते हैं वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, कोई भी सॉल्युबल नहीं होता, ये सारे हो। इसके अंदर ऑप्शन हमें बेरियम दे रखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में आपको स्ट्रॉन्शियम दे दे, सिल्वर दे दे या लेड दे दे। सो बी श्योर बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, सिल्वर एंड लेड सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
Now next question number 17, which of the following is not a unit of hardness? So parts per million, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच. सो जो डिग्री सेंटीग्रेड होती है हमें पता है वो टेम्परेचर की यूनिट होती है. सो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. बाकी जो पार्ट्स पर मिलियन है, डिग्री क्लार्क है, डिग्री फ्रेंच है, ये सारे सारे हार्डनेस की यूनिट्स होते हैं. Now question number 18, arrange in ascending order of melting point. So ऑप्शन में हो जाएगा हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड मैग्नीशियम. सो जो मैग्नीशियम होता है ये एक्सेप्शन है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है. डाउन द ग्रुप जाते हैं बाकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, पर मैग्नीशियम का सबसे कम होता है. सो मैग्नीशियम को हमने लास्ट में रखेंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप अच्छे से उसको एक बार जरूर पढ़ लें. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, सो अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें, तो जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है, बेसिसिटी है और जो आयनिक नेचर है, वो सारे के सारे होते हैं इंक्रीज. याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, बेसिसिटी, आयनिक नेचर, ये चारों के चारों डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स का इंक्रीज होता है. सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें साइंस ऑपोजिट दे रखे हैं, ये साइन हो जाएगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, जो हाईएस्ट हो जाएगी बेरियम हाइड्रोक्साइड की हो जाएगी. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा. ओके, now question number 20, which of the following statements is true for all the alkali matters? So option number A, their nitrates decompose on heating to give NO2 and O2. तो ये गलत है क्योंकि सारे नाइट्रेट्स नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम का नाइट्रेट की बात करें, सॉरी, सोडियम नाइट्रेट की बात करें, तो वो अगर डिकम्पोज होता है तो वो बना देता है NaNO2 प्लस O2. सिमिलरली जो लिथियम नाइट्रेट है वो भी अगर डिकम्पोज होता है तो बना देता है Li2O प्लस 5O2 प्लस N2 गैस रिलीज करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2, दे कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव CO2 एंड मेटल ऑक्साइड, ये भी गलत है. सिर्फ ओनली लिथियम जो है ना कार्बोनेट, वो करता है Li2CO3, वो जब डीजनरेट होता है तब बनाता है Li2O प्लस CO2 गैस बनाता है. ठीक है, CO2 गैस लिबरेट करेगा, ये मेटल ऑक्साइड हो गया हमारा, बाकी कोई भी एलिमेंट्स नहीं करते. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, दे रिएक्ट विद O2 टू गिव मेनली द ऑक्साइड MO2, ये भी रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ हाँ, जो भी मेटल्स है वो जब रिएक्ट करेंगे O2 के साथ, जैसे कि लिथियम की बात करें तो वो लिथियम Li2 बना देता है या फिर Li2O2 बना देता है. सो सारे के सारे MO2 मतलब मेटल ऑक्साइड्स नहीं बना. नाउ नेक्स्ट हो जाएगा, दे रिएक्ट विद हैलोजेंस टू गिव हैलाइड्स M+X-, तो ये एकदम करेक्ट है. सारे के सारे रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ और जो हैलाइड हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे रिएक्ट विद हैलोजेंस टू गिव हैलाइड्स M+X-, metal halides. Now question number 21, the transition metals have a less tendency to form ions due to, so high ionization energy, low heat of hydration of ions, high heat of sublimation. सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है. हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन और सब्लिमेशन हीट, इन सब कंट्रीब्यूट करते हैं लेस टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस. Now moving to next question number 22, number of unpaired electrons in nickel +2 and इसका एटॉमिक नंबर होता है 28. सो हमें पता है कि जो निकल है हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबसेल. इसकी जो 3D सबशेल है उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है Ni+2 बन जाता है, तब भी इसके पास 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ठीक है, सो 4s के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4s के अंदर अभी भी इसके पास है। सो now question number 23, titanium shows magnetic moment of 1.73 Bohr magneton in its compound. What is the oxidation number of titanium in the compound? So हमें पता है जो magnetic moment होता है that is equals to under root n plus 2 होता है, where n is equals to the unpaired electrons, number of unpaired electrons होता है। So क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है 1.73, सो वो होती है √3 की। सो अंडर रूट n प्लस 2 अंडर रूट 3 करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन वो आ जाएगा हमारे पास आर्सेनाइड 4s2 3d2। और ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी +3। अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा तभी हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 आएंगे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर +3। जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि एन क्या होगा, और ये सिंपल ट्रिक है जिससे आपको याद रहेंगे। सो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, सो √0 होगा और मैग्नेटिक मोमेंट 0 अगर है तो √0 होगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा। वही अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो √3 होता है और इस वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, अगर 2 होंगे तो वो होगा √8, वैल्यू हो जाएगी 2.84। 3 होंगे तो हो जाएगी वैल्यू हमारे पास √15। वैसे तो 3 तक ही पूछा जाता है, बट मे बी अगर 4 5 का भी देख लेते हैं, √24 एंड √35। √24 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4.90, 35 की होती है 5.92। सो अगर आप ये याद रखोगे तो डायरेक्ट आपका टाइम सेव हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आप कर पाओगे। Now question number 24, lanthanoids are option A 14 elements in the 6th period atomic number 92103 that are filling 4f subcell, B 14 elements in the 7th period atomic number 92103 that are filling 5f subcell, ये भी गलत है। Now option C 14 elements in the 6th period atomic number 58 to 71 that are filling 4f subcell। So ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें पता है लैंथेनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स होते हैं, 6th पीरियड के होते हैं, और 58 यानी ये स्टार्ट होता है हमारा सीरियम से एंड 71 लूटियम तक जाता है। ठीक है, और ये सारे के सारे 4f सबसेल को फिल करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड। ये भी एकदम सही है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हाई होते हैं, क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी इनके पास n-1d सब सेल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। सो इसलिए मेल्टिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ट्रांजिशन मेटल्स का हाई होता है। कंपाउंड जनरली कलर्ड होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये ट्रांजिशन करते रहते हैं, p टू d ट्रांजिशन, d ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी ट्रांजिशन होता है तब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और उस टाइम पर कलर शो होता है। ऑप्शन सी दे कैन फॉर्म आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये भी सही है। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। दे डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, तो ये गलत है। ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मेनली रिलेटेड। सो जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, हमें पता है कि जो भी एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सीरीज सारी की सारी। सो ये मेनली पुअर शील्डिंग ऑफ 5f सबसेल की होती है। एक्टिनॉइड्स में 5f सबसेल फिल होता है और उसके अंदर पुअर शील्डिंग होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिक्रीमेंट इन जेड इफेक्टिव। जो जेड इफेक्टिव है, जो कि हमारा होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो भी जो है डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड्स का होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। सो KMnO4 में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो एज अ लिगेंड काम करता है, और उसके जो 2p सेल है उससे चार्ज ट्रांसफर होता है मेटल मैग्नीज के 3d सेल में। ओके, मेटल मैग्नीज के 3d सेल में ट्रांसफर होता है। तो
लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब क्योंकि 2p से 3d से ट्रांसफर हो रहा है तो ये हो जाएगा p to d ट्रांजिशन, और जब ये ट्रांजिशन होता है तो पर्पल कलर शो होता है। ओके, पर्पल कलर इज शोन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, pd ट्रांजिशन ऑफ KMnO4। Now moving to next question, question number 28. Which of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7? ये NCERT की इक्वेशन है। So, देखते हैं क्या होता है। K2Cr2O7 को जब हम SO2 प्लस एसिडिफाइड, याद रखना एसिडिफाइड का मतलब हो गया कि हमने H2SO4 के साथ इसको मतलब H प्लस आयन इसको हम दे रहे हैं। सो उस टाइम पे हमारे पास फॉर्म होगा Cr2SO4 3 प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। जब भी K2Cr2 जो कि हमारे पास होता है ऑरेंज कलर का SO2 और एसिडिफाइड सॉल्यूशन में ट्रांसफर होता है, सो हमारे पास आ जाता है ग्रीन कलर का क्रोमिक सल्फेट। ओके, क्रोमिक सल्फेट फॉर्म होता है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन क्रोमिक सल्फेट इज फॉर्म। Now question number 29, MnO4 minus 2 in acidic medium undergoes disproportionation to give what? So अगर हम MnO4 माइनस 2 को देखिए, ठीक है, एसिडिक मीडियम यानी H प्लस आयंस में, सो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस H2। ओके, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 4 Mn2 2 MnO2 प्लस H2। ओके, पर मैग्नेट प्लस मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज 4 ऑक्साइड और पर मैग्नेट में डिसप्रोपोर्शनेट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 MnO2 प्लस MnO4 माइनस। Now option number question number 30, the correct match of the order of the ions slash elements for the given properties is A. So मैंगनीज प्लस 2, आयरन प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 2, निकल प्लस 2। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन थेरेपी एकदम सही है। ये हमारे पास जो निकल होता है उसकी हाइड्रेशन थेरेपी कोबाल्ट, आयरन एंड मैग्नीज तीनों से ज्यादा होती है। सो ये ऑर्डर एकदम करेक्ट है। सेकेंड एटॉमिक रेडिया, ये ऑर्डर रॉन्ग है क्योंकि जो ऑर्डर होता है करेक्ट वो होता है हमारे पास पहले, सबसे पहले मैंगनीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल। ठीक है, तो करेक्ट एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर जो है वो हमारे पास ये हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 रॉन्ग है। ऑप्शन 3, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो मैंगनीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं 5, देन आयरन में 4, कोबाल्ट में 3, निकल में 2। ठीक है, सो ये भी करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसी वीक हम मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराएंगे पूरे के पूरे सिलेबस का, तो चैनल के साथ बने रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलें।